हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के क्वेश्चन का चैप्टर क्लास 11th के लिए वन शॉट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और आपको भाई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई अब इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ आ सकता है। तो सारे का सारा सोल्यूशन इस चैप्टर का आपको यहीं मिल जाएगा। तो एंड तक वीडियो को देखिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा एक बेसिक बनाना जरूरी है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा पहला चैप्टर ये उठाता है और मेरे हिसाब से आपको 11th क्लास में सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो मैं एक इस चैप्टर का बेसिक मैं दे दूंगा आपको और उसके बाद ही चैप्टर शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिजनेस को रन करने के लिए क्या चाहिए होता है। टू रन अ बिजनेस हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होते हैं बेटा, वी नीड फंड्स। हमें चाहिए होते हैं फंड्स, यानी पैसा चाहिए होता है ना। सिंपल सी बात है। आप भी कभी बोलो पापा मुझे बिजनेस करना है, मम्मी मुझे बिजनेस करना है, बड़े होके कहेंगे पैसा वैसा है तेरे पास, कहाँ से करेगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा जाता है, पैसा कितना है, कहाँ से लाएगा? तो बेटा ये फंड्स है, ये क्या, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि बिजनेस को चलाना है, बिजनेस अगर मुझे करना है तो भाई मुझे ही पैसा लगाना पड़ेगा। तो या तो ओनर पैसा देगा, यानी मैं मालिक बनूंगा तो मैं पैसा दूंगा, या तो ये फंड्स कहाँ से आएंगे बेटा? ये फंड्स ओनर देगा। ओके, पैसा चाहिए। अब ये पैसा चाहिए क्यों? क्वेश्चन ये भी आता है क्यों चाहिए पैसा? क्योंकि भाई जो भी चीज़ें बिजनेस करने के लिए लगती हैं उसके लिए पैसा चाहिए। क्या चीज़ें चाहिए होती है? सर एक ऑफिस बनाना होगा हमें, ठीक है। जो भी हम जिस भी चीज़ में हम डील कर रहे हैं वो स्टॉक खरीदना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर हम कोई चीज़ बना करके बेचते हैं तो हमें उसके लिए मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। मैंने कहा बात तो ठीक है। तो बेटा ओनर्स, अब मान लो कि जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज के लिए हमें फंड्स चाहिए होते हैं बेसिकली, है ना। अब ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये ओनर जो पैसा देता है उससे लिए जाते हैं। मान लो हमें बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा? 15 लाख रुपए चाहिए। लेकिन भाई हम गरीब इंसान, हमारे पास 10 लाख है। सर 10 लाख होने पे भी गरीब होता है क्या इंसान? अरे कहने का मतलब है पैसे नहीं उतने। तो हमारे पास 10 लाख रुपए, हमने 10 लाख दिए तो अभी भी 5 लाख रुपए तो चाहिए ना हमें। सर 10 लाख से शुरू कर लो ना, ठीक ठीक लगा लो यार। तो बेटा ऐसे नहीं होता कि जो एक हम डिसाइड करते हैं कि हम किस स्केल पे बिजनेस करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, तो उस हिसाब से हमें 15 लाख रुपए चाहिए तो 10 लाख ही है। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? हम और पैसा कहाँ से ला सकते हैं? कहाँ से ला सकते हैं? सबको पता है सर, बैंक से लोन ले लेंगे ना। तो आपने क्या करा? बैंक से लोन ले लिया 5 लाख रुपए का, ठीक है। और अब ये 5 लाख रुपए भी आपने लगा दिया। अब जाकर के भाई आपके रिसोर्सेज आ गए, ठीक है। ऐसे ही तो बिजनेस शुरू होता है। अब इनको आप यूज करोगे और बिजनेस करोगे, बात खत्म, ठीक है। तो अब ये जो रिसोर्सेज हैं भाई, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो अब इन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं असेट्स। असेट्स जो हमारा बिजनेस चलाने में हमारी मदद करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये समझना बहुत जरूरी है। हर सब्जेक्ट अपनी ही इंग्लिश लैंग्वेज लेके बैठा है। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया बायोलॉजी में पढ़ते हैं, अकाउंट्स में पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। तो अब असेट्स यहाँ पे पढ़ोगे बेटा, कॉमर्स वाले पढ़ेंगे, फिजिक्स में थोड़ी पढ़ेंगे। तो हमें ना लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी है अपने सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की। तो अगर हम बात करते हैं ये रिसोर्सेज, तो ये एसेट कहलाते हैं। ओनर जो बेटा पैसा दे रहा है, ओनर जो ये पैसा दे रहा है इसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल, पूंजी। और जो बेटा हमने बाहर से पैसा लिया, चाहे बैंक लोन लिया या किसी और से पैसा उधार लिया, तो ये क्या है बेटा? ये हमारी लायबिलिटी है। क्या है बेटा? ये हमारी लायबिलिटी। आई बात समझ में? तो हमें जो असेट्स चाहिए वो कैसे आएंगे बेटा? कि कुछ कैपिटल लगानी पड़ेगी और कुछ लायबिलिटी होगी हमारी, उन दोनों को मिला करके असेट बनेगी। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो हमने क्या सीखा बेटा? असेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या बेटा हमने सीखा? असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
तो ये बेटा क्या है, एक इक्वेशन बन गई है ना। इक्वेशन पता है ना आपको, एक इक्वल का साइन होता है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, यही तो इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब मेरा लेफ्ट ही है, आप अपना देख लेना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वैसे ये है, अगर मैं देखूँ तो LHS असेट है और राइट हैंड साइड RHS क्या बेटा, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और इक्वल का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे जो भी है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के जो सम्मिशन है, जोड़ के जो आएगा उसके बराबर होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। समझ में आ रही है बात, इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या कहते हैं, आपका कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बना दिया, क्योंकि बच्चों को यही नहीं बताएंगे बिजनेस कैसे शुरू होता है, क्या क्या चाहिए होता है, फिर वो पैसा कहाँ से आता है। यही एक तरीका है जिससे आपको पता चलता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअल में क्यों ऐसी है ना। क्लियर है सबको। चलिए अब बेटा बहुत कुछ है, अभी असेट्स समझना है, लायबिलिटीज को समझना है, कैपिटल को समझना है, तब जाकर हम आगे करेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैपिटल से कि कैपिटल क्या होती है। तो कैपिटल का मतलब ओनर ने जो बिजनेस को दिया है, वो ओनर ने बिजनेस को जो दिया है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। सर क्या देगा, पैसे ही तो देगा, पैसा भी दे सकता है। देखो हमने शुरुआत कहाँ से करी, हमने शुरुआत करी कि भाई हमें रिसोर्सेस चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, और उस रिसोर्सेस के लिए मतलब रिसोर्सेस चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा यहाँ से और यहाँ से आ सकता है। आ रही है बात समझ में। तो हमें क्या चाहिए, हमें रिसोर्सेस चाहिए। तो भाई जब रिसोर्सेस चाहिए तो अगर हम पैसे की जगह सीधे रिसोर्सेज ही दे दें अपने बिजनेस को, तो भी तो उसको हम कैपिटल बोल सकते हैं, तो भी तो हम उसको कैपिटल बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि भाई हमारे बिजनेस को क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, ठीक है, स्टॉक चाहिए, हमारे पास पहले से बिल्डिंग पड़ी, हम सीधे बिल्डिंग उठा के दे देंगे। हमारे पास ऑलरेडी बिल्डिंग है, फिर भी हम कैश देके एक और बिल्डिंग खरीदेंगे, पागल थोड़ी है। तो बेटा कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि ओनर बिजनेस को कुछ भी अगर दे रहा है, उसके काम का रिसोर्सेज अगर कुछ भी दे रहा है, चाहे वो कैश हो चाहे वो कोई और असेट हो। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं कैपिटल। अब बेटा एक चीज मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगा कि मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ये पेन मैं अपने आप को दे सकता हूं क्या। अब आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, अपने आप को कैसे दे दोगे पेन, आपके पास ही तो है। बिल्कुल बेटा, मैं चाहूंगा तो अपने इस हाथ से इस हाथ में दे, लेकिन रहेगा तो मेरे पास ही। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो यहाँ पे दो लोगों का होना जरूरी है, ठीक है, दो लोगों का होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या बेटा कि ओनर अगर बिजनेस को कुछ दे रहा है तो दो आइडेंटिटी है, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। और इसी कंसेप्ट के बेस पे हम अकाउंटिंग कर पाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं बेटा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। ये हमें बताता है कि भाई देखो कि ओनर और बिजनेस अलग अलग हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है ये। अकाउंटिंग के हिसाब से ओनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं। हम ओनर के लिए अकाउंटिंग नहीं करते, हम ओनर के लिए हिसाब किताब नहीं करते, हम बिजनेस के लिए हिसाब किताब करते हैं, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस के लिए अकाउंट्स बनाते हैं। तो हम जब बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो हम ये भी लिखेंगे कि एक इंसान था जिसको हम ओनर कहते थे, वो बेटा हमें पैसा दे रहा है, वो हमें रिसोर्सेज दे रहा है, तो उसका भी हिसाब किताब लिखा जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो इस वजह से जन्म हुआ कैपिटल का। अगर सोचो ओनर और बिजनेस दोनों एक ही होते तो भाई वो खुद को कुछ दे ही नहीं सकता था। पॉइंट समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वो बेटा कैपिटल अकाउंट किसका है, ओनर का अकाउंट है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, कैपिटल समझ में आएगी। कैपिटल में अभी और कुछ नहीं है कैपिटल में समझने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं असेट्स की, लायबिलिटीज की, और कुछ और टर्म्स हैं जो हमें सीखने हैं फिलहाल अकाउंटिंग इक्वेशन को शुरू करने के लिए। तो बेटा आपको पता है कि बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, ये सारी असेट्स होती हैं। लेकिन कुछ असेट्स जिनका नाम देख करके हमें समझ में नहीं आएगा। बिल्डिंग आपको भी पता है बिल्डिंग है, इसमें समझाने की कोई जरूरत है। लेकिन कुछ असेट्स है जिनका नाम आप सुनोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, जो इनिशियली अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेटा आपको स्टॉक पता होना चाहिए। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो वस्तु होती है जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। एक हलवाई क्या करता है बेटा, मिठाइयाँ बेचता है, तो उसके लिए स्टॉक क्या है, मिठाइयाँ हैं, ठीक है। वो समोसे वगैरह भी बनाता है, तो उसने थोड़ा टेबल वेबल लगा रखी है, ठीक है, कुर्सी टेबल जिस पे बैठ के लोग समोसे खाते हैं। तो बेटा जो फर्नीचर है ये उसका स्टॉक नहीं है, समोसे उसका स्टॉक है, क्योंकि वो उसी में डील करता है, उसी को बेचता है,
समोसे, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें। लेकिन वहीं अगर हम एक कारपेंटर की बात करें, बढ़ई की बात करें, जो लकड़ी का सामान बनाता है, कुर्सियाँ बनाता है, फर्नीचर बनाता है, ड्रेसिंग टेबल बनाता है, डाइनिंग टेबल बनाता है, तो बेटा उसके लिए स्टॉक क्या है? वो डील किस में करता है? वो फर्नीचर में डील करता है, तो उसके लिए स्टॉक, वो किसको स्टॉक बोलता है? फर्नीचर को स्टॉक बोलता है। तो बात समझ में आ रही है? तो किसी एक बिजनेस के लिए फर्नीचर फर्नीचर है और किसी एक बिजनेस के लिए फर्नीचर फर्नीचर नहीं, स्टॉक है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो स्टॉक समझ में आ गया। अब जैसे कन्फेक्शनरी स्टोर है, चॉकलेट्स वगैरह बेचते हैं, पेस्ट्री बेचते हैं, ठीक है, यही सारी पेटीज बेचते हैं, ये सारी चीज़ें बेचते हैं बेटा वो, तो उनका स्टॉक वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा सैमसंग कंपनी की, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनके क्या हैं? स्टॉक हैं। आ रही है बात समझ में? ईजी है ना? तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। फिर बात करते हैं डेटर्स की। अब मैंने बोला ना, ये अगर आप पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये आपकी लाइफ का पहला लेक्चर है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डेटर देख करके तो समझ में नहीं आएगा क्या है। तो बेटा डेटर वो इंसान होता है जिसको हम ये स्टॉक बेचते हैं उधार। यानी आपको मान लो मेरा बिजनेस है, मैंने आपको स्टॉक बेचा और आपने कहा मैं पैसे बाद में दूंगा, मैंने कहा ओके, तो आप मेरे लिए क्या बन गए बेटा? डेटर बन गए। मेरे कौन हुए आप? डेटर हुए। यानी वो व्यक्ति जिससे पैसा लेना है, क्योंकि मैंने सामान उधार बेचा है। सिंपल है ना? बहुत सिंपल है भाई। आई बात समझ में? फिर आगे बात करते हैं कि सर एक मतलब बता दो, असेट का मतलब क्या होता है? बेटा असेट का मतलब रिसोर्सेज। सर ऐसे मत बताओ, ऐसा बताओ कि दिमाग में बस जाए। तो बेटा असेट को पहचानने के 2 तरीके हैं मेरे हिसाब से, देसी तरीके बता रहा हूँ। जो हमारे बिजनेस को चलाने में मदद करे उसे असेट बोलते हैं, और जो जाते जाते पैसा देकर जाए नॉर्मली, हर बार मैं नहीं कह रहा हर बार ऐसा ही होगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है। अब जैसे डेटर है, मैंने सामान उधार बेचा, अब वो मुझे बाद में पैसे देगा, तो भाई जब भी ये रिश्ता खत्म होगा, यानी वो मेरा डेटर नहीं रहेगा, तो कब डेटर नहीं रहेगा मेरा? जिस दिन वो मेरा पैसा सारा चुका देगा, तब मैं उसको डेटर बोलना छोड़ दूंगा। ठीक है सर, डेटर एक असेट है। असेट तो वो होती है जो बिजनेस चलाने में मदद करती है। डेटर कैसे कर रहा है? भाई देखो, अगर आप सामान उधार बेचना बंद कर दोगे तो बहुत सारे कस्टमर शायद आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं वो उधार दे के अपने कस्टमर बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपके गली मोहल्ले में 2 राशन की दुकान है, किराना स्टोर है, तो आप चेक करना, भाई वो उधार देते हैं। अब वो उधार देंगे ताकि सामने वाले की दुकान पर कोई जाए ना। तो ये भी बेटा असेट जो क्रिएट हो रही है डेटर नाम की, ये भी हमारा बिजनेस चलाने में मदद कर रही है। फिर आगे बात करते हैं बिल रिसीवेबल। अब यही डेटर, भाई मान लो मुझे विश्वास नहीं है, मैंने तुम्हें क्या करा, मैंने कहा देखो एक कागज का टुकड़ा है, उस पर लिख रहा हूँ कि 3 महीने बाद तुम मुझे ये 5,000 रुपये दे दोगे क्योंकि तुमने स्टॉक खरीदा है। मैंने साइन किया, लो तुम भी साइन करो। तो बेटा अब मैं तुम्हें डेटर नहीं बोलूंगा, मैं कहूँगा कोई मतलब नहीं है भाई मेरा तुमसे, मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है, इसी के अंदर सारी पावर है। ये एक ऐसा बिल है जिससे मुझे पैसा रिसीव होगा, ये एक ऐसा बिल है जिससे मुझे पैसा रिसीव होगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? बिल रिसीवेबल। क्या बोलूंगा बेटा? बिल रिसीवेबल बोलूंगा। तो जो एक इंसान मेरा डेटर बन रहा था वो मेरी एसेट था, अब वो नहीं, एक कागज का टुकड़ा मेरी एसेट है, क्योंकि ये जाते जाते मुझे पैसा देकर जाएगा। आ रही है बात समझ में? फिर बात करते हैं बेटा क्रेडिटर की। क्रेडिटर कौन होते हैं? ये हमारी लाइबिलिटी है। भाई जैसे मैंने आपको सामान उधार बेचा, अब मेरे पास जो सामान है मैंने भी तो किसी से खरीदा होगा, और मान लो मैंने उससे जिससे खरीदा वो भी उधार खरीदा है, तो मुझे बिजनेस को, जो हमारा बिजनेस है जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमारे बिजनेस को उस इंसान को पैसा लौटाना है। तो वो इंसान जिसको हमें पैसा लौटाना है क्योंकि हमने उससे स्टॉक खरीदा था, तो वो हमारा क्रेडिटर होगा। क्या होगा बेटा? क्रेडिटर होगा। ऐसा व्यक्ति जिससे हम बिजनेस सामान उधार खरीदता है। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब क्या कि भाई मुझे उसको पैसा देना है। भाई लायबिलिटी सिंपल सी चीज है, किसी को भी पैसा लौटाना पड़ रहा है, बैंक से लोन लिया, पैसा लौटाना पड़ेगा कभी ना कभी। ठीक है, क्रेडिटर सप्लायर से उधार लिया स्टॉक, तो उसको भी कभी ना कभी पैसा लौटाना पड़ेगा। तो ये सब हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज होती हैं। अब ऐसे में बेटा फिर आता है बिल पेएबल। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने आपको सामान उधार बेचा था, तो आप मेरे डेटर हुए। तो अपने पॉइंट से सोचो कि मैं आपके लिए कौन हुआ? आपके लिए मैं क्रेडिटर हुआ। आ रही है बात समझ में? आपके लिए मैं क्रेडिटर हुआ। अगर मेरे लिए आप डेटर हो तो मैं आपके लिए क्रेडिटर हूं। क्यों? क्योंकि आपके पॉइंट से देखें कि भाई मैंने इस जो सामने इंसान खड़ा है इससे स्टॉक उधार खरीदा है, तो मुझे इसको पैसा लौटाना है, और जिसको पैसा लौटाना होता है वो हमारे लिए क्या होता है बेटा? क्रेडिटर होता है। और अब आप याद करो, मैंने एक
कागज के टुकड़े पे लिखा था 3 महीने बाद 5,000 रुपये दोगे, मैंने भी साइन करा, आपने भी साइन करा, तो मेरे लिए क्या, बिल रिसीवेबल, उस बिल से मुझे पैसा मिलेगा। और सेम बिल तुम्हारे लिए क्या है बेटा, इस बिल की वजह से आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तो वो क्या होता है बेटा, बिल पेएबल होता है। क्या होता है बेटा, वो बिल पेएबल होता है। ठीक है, आसान है। फिर आगे हम बात करते हैं बैंक ओडी। ओडी की फुल फॉर्म होती है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होती है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। कभी कभी बैंक फैसिलिटीज देता है कुछ अपने कस्टमर्स को कि भाई आपने हमारे यहाँ अकाउंट खुलवा रखा है, कभी आपको ज़रूरत हो तो आपका जितना बैंक बैलेंस है आप उससे ज़्यादा निकलवा सकते हो। मान लो मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये पड़े, मुझे 7,000 रुपये की ज़रूरत है, तो मैंने 7,000 रुपये निकाले, तो अब मेरे 2,000 रुपये माइनस बैलेंस है। 2,000 रुपये क्या है बेटा, माइनस बैलेंस। और उसी माइनस बैलेंस को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवर मतलब ज़्यादा, ड्राफ्ट मतलब निकाल ली है। तो कितने ज़्यादा निकाले मैंने, 2,000 रुपये ज़्यादा निकाले, तो ये भी तो लायबिलिटी है, मुझे बैंक को ये 2,000 रुपये लौटाने तो पड़ेंगे ही ना। ठीक है, आगे बात करते हैं अदर टर्म्स की, जैसे आता है ड्राइंग्स। अब बेटा ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जो ओनर है, मालिक है बिजनेस का, उसने कैपिटल दी थी, लेकिन अब मान लो उसको जरूरत पड़ रही है पैसों की, तो वो अपने बिजनेस से ही अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा वापस निकाल रहा है। तो जो बिजनेस के लिए पर्सनल यूज, अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया, उस पैसे को हम बोलते हैं ड्राइंग, कि हमने ड्राइंग्स की है। एक ड्राइंग वो नहीं है चित्रकार, चित्र बना रहे हो आप, वो नहीं है ये ड्राइंग, पेंटिंग वेंटिंग नहीं कर रहे हो तुम। आ रही है बात समझ में। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या, पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेस का ओनर पैसा निकालता है बिजनेस से, तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। फिर आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, खर्चे। ये तो बहुत सिंपल है कि भाई मेरे खर्चे हैं, तो बिजनेस के खर्चे होते हैं कि भाई मान लो मेरे पास अपनी जगह नहीं थी बिजनेस करने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए, तो मैंने क्या करा, मैंने रेंट पे वो जगह ली है, तो रेंट क्या है बेटा, हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है। ऐसे ही बेटा इनकम तो पता ही होगा ना, भाई मैं स्टॉक बेचता हूँ तो मुझे पैसा मिलता है, वो मेरी क्या है, इनकम है। सेल कर रहा हूँ तो क्या है, वो मेरी इनकम है। फिर आता है बेटा एडिशनल कैपिटल। ज़रूरी नहीं है बिजनेस में शुरुआत में एक ही बार कैपिटल लगाई जाए, बिजनेस में और पैसे की जरूरत पड़ी तो और पैसा हम बाद में भी लगा सकते हैं, तो जो हम बाद में पैसा लगा रहे हैं उसको हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। फिर आता है बेटा डेप्रिसिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब भी जो भी हमारे रिसोर्सेज है, असेट्स हैं, उनकी वैल्यू में जब गिरावट आती है ना, उनकी वैल्यू जब कम होती है, और ये सारी असेट्स के लिए नहीं, स्टॉक की वैल्यू में गिरावट नहीं आती, डेटर की वैल्यू में गिरावट नहीं आती, बिल रिसीवेबल की वैल्यू में गिरावट नहीं आती। जो बेटा हमारी फिक्स्ड असेट होती है, जैसे बिल्डिंग, मतलब अभी समझ लो लॉन्ग टर्म असेट्स, और वो भी टेंजिबल होनी चाहिए। टेंजिबल मतलब छू सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। टेंजिबल असेट्स जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, ये लंबे समय तक रहती है, तो इसलिए इनकी वैल्यू कम होती रहती है। फर्नीचर हो गया, तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब की वैल्यू के कम होने को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ओके, वैसे डेप्रिसिएशन आपके इस कोर्स में एक डेडिकेटेड चैप्टर है, वो भी पढ़ाया जाएगा, आपको टेंशन मत लो। चलो, तो ये बेटा टर्म्स आपको समझने जरूरी थे, अब ये आगे काम आएंगे आज के ही चैप्टर में, ठीक। तो चलिए कैपिटल के बारे में बात करते हैं, और अब अकाउंटिंग इक्वेशन में आ जाते हैं। क्या भाई अकाउंटिंग इक्वेशन आप बात कर रहे हो, तो बेटा आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस माइनस ही करना है और कुछ नहीं है। तो कैपिटल में मैं आपको 6 चीजें बताऊंगा, जिसमें से 3 प्लस होंगी और 3 माइनस होंगी, ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगा। तो बेटा पहला है ड्राइंग्स। मैंने आपको क्या बोला, पर्सनल यूज के लिए ओनर ने पैसा निकाल लिया, और मैंने शुरुआत में ही बताया कैपिटल किसकी है बेटा, कैपिटल अकाउंट किसका है, कैपिटल अकाउंट बिजनेस ओनर का है, तो ये ओनर का पैसा है, तो इसने अपना ही पैसा निकाल लिया, तो ड्राइंग्स क्या होगी बेटा, माइनस होंगी कैपिटल में। दूसरी तरफ भाई अगर ओनर कैपिटल लगा रहा है तो ये तो कैपिटल बढ़ेगी ना, तो ये कैपिटल में ऐड होगा। फिर एक्सपेंसेस, बेटा जो पैसा बिजनेस में लगाया है, तो बिजनेस अगर खर्चा कर रहा तो वही पैसा तो कम होगा, तो बेटा एक्सपेंसेस माइनस होंगे कैपिटल में जाके। और बेटा अगर इनकम हुई है तो किसकी इनकम है, बिजनेस की इनकम है, तो बिजनेस में पैसा आएगा तो ऐड करेंगे। ऐसे ही बेटा अगर लॉस हुआ है तो बेटा लॉस का मतलब क्या आपने बिजनेस करा तो नुकसान हो गया, तो जो भी आपका पैसा था वो कम हो जाएगा, वो भी माइनस होगा। प्रॉफिट हुआ बेटा, वो भी कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, आपकी कैपिटल को ही बढ़ाएगा। भाई सोचो 1,000 रुपए की चीज मैं 1,500 की बेच रहा हूँ, 500 रुपए ज्यादा हो रहे हैं ना, तो 500 रुपए आ रहे हैं, तो 500 रुपए किसके,
बिजनेसमैन ने, ओनर ने पैसा लगाया था तो वो 500 रुपये उसका हक बनता है, क्योंकि भाई 1000 रुपये का जो सामान आपने लिया और बेच दिया तो वो 1000 रुपये थे किसके, ओनर के थे, और ओनर ने कैपिटल लगाई इसलिए कि प्रॉफिट कमा लो, प्रॉफिट कमा करके कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो ये 3 चीज़ें प्लस होंगी, 3 चीज़ें माइनस होंगी, ठीक है। और बाकी आसान है, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अब एक्सपेंसेस और इनकम को पढ़ना है। एक्सपेंसेस और इनकम को भाई हम पढ़ेंगे क्या है भाई, देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं रेंट। रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। अब हर 10 तारीख को मुझे रेंट देना होता है, मैं 10 तारीख को रेंट दे दूंगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि एक्सपेंसेस तो माइनस होता, तो माइनस कर दूंगा कैपिटल में। लेकिन मजा तब आता है जिंदगी में, मसाला तब मिलता है कि जब हम एक्सपेंसेस पे नहीं कर रहे हैं या एडवांस में पे कर रहे हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बेटा अगर हमने एडवांस में पे कर दिया तो वह एडवांस एक्सपेंस हो गया ना, और एक्सपेंस का नाम क्या है, अगर मान लो रेंट है तो एडवांस रेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम और भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या है बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं इसको हम। अब आप खुद सोचो कि अगर मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पहचानते हो असेट को, तो बेटा आपने एडवांस में मान लो 5 महीने का रेंट दे रखा है और आपको आज ही खाली करना है, तो आप क्या बोलोगे, ओनर से मेरा पैसा दे दो मुझे वापस। लैंडलॉर्ड से क्या बोलोगे, मेरा पैसा वापस दे दो। तो जाते जाते पैसा लेकर जा रहे हो, ये असेट है बेटा। लेकिन अगर आपने रेंट पे नहीं किया, ठीक है, रेंट मतलब एक्सपेंस नॉट पेड, ठीक है, नॉट पेड, तो बेटा अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये एक्सपेंस क्या हो गया बेटा, आउटस्टैंडिंग हो गया। क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। मतलब अब ये बिल्कुल तैयार खड़ा है कि भाई मेरी पेमेंट कर दो, मैं वेट कर रहा हूँ। तो बेटा अगर मान लो हमने रेंट पे नहीं किया तो हमें किसको पैसा देना है, 10 तारीख आ चुकी है, मकान मालिक बोल रहा है पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, वो आपके दरवाजे पे खड़ा है। तो जब हमें किसी को पैसा देना पड़ता है, उसका हक बनता है भाई, उसने अपना जो घर था, जो स्पेस था, वो आपको दिया है रेंट पे, तो उसका हक बनता है वो पैसा लेने का। तो अब वो पैसा उसका है जो तुम दे नहीं रहे हो, ठीक है। तो हमें पैसा देना है किसी को, तो वो हमारी लायबिलिटी होगा। क्या होगा बेटा, लायबिलिटी होगा। और एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंस हमारी असेट होते हैं। आ रही है बात समझ में? तो अगर देखो एक्सपेंस 10 तारीख को देना हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो वो तो सीधे माइनस होगा, वो ना असेट है ना लायबिलिटी है। ओके, ये चीज है। इनकम में भी ऐसा ही होता भाई। अब आपकी कोई इनकम है, आपने देखो मिल गई, अगर आपकी इनकम थी आपको मिल गई, तो भाई इनकम तो हम क्या करते हैं, इनकम तो हम ऐड करते हैं बस। लेकिन अगर हमने कमाई पर मिली नहीं, हमने इनकम कमाई पर मिली नहीं, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, तो बेटा वो क्या है, वो आपकी एक्रूड इनकम है। क्या है बेटा, एक्रूड इनकम। एक्रूड वर्ड आता है बेटा एक्रूवल बेसिस से। जो अकाउंटिंग करने के तरीके हैं वो 2 तरीके हैं, तो आप एक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करोगे या फिर आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करोगे। सर 3 होते हैं वैसे तो, हाइब्रिड भी होता पता है मुझे, लेकिन अभी जो आपको पढ़ाया जाएगा वो 2 ही तरीके हैं बेटा, ठीक है, कैश बेसिस और एक एक्रूवल बेसिस। और हम जो अकाउंटिंग करते हैं बेटा वो एक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। सर ये क्या होता है, तो पहले कैश बेसिस समझो। कैश बेसिस का मतलब है पैसा आएगा तो हम अकाउंटिंग करेंगे, पैसा जाएगा तो हम अकाउंटिंग करेंगे, अन्यथा हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे। तो आप खुद सोचो कि अगर आप किसी के घर में रह रहे हो रेंट पे, और आप रह रहे हो लेकिन उसको पेमेंट नहीं कर रहे, तो क्या एक्सपेंस नहीं हुआ बेटा, वो सर फोड़ देगा तुम्हारा। खर्चा तो तुम कर रहे हो, वो अलग बात है, तुम पे नहीं कर रहे हो। तो कैश बेसिस थोड़ा सा ना गलत तरीके से अकाउंटिंग होती है, उसमें हमें एक एग्जैक्ट पिक्चर नहीं मिलती हमारे खर्चे और इनकम की। तो इसीलिए हम एक्रूवल बेसिस को ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है कि पेमेंट नहीं भी हुई स्टिल वो एक्सपेंस तो है ना, वो एक्सपेंस तो है। ऐसे ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई हमने मेहनत करी, जॉब कर रहे हो मान लो आप कहीं,
और आपको कोई सैलरी नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इनकम नहीं हो रही। भाई इनकम तुम कमा रहे हो पर मिल नहीं, वो एक अलग बात है। तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से तो फिर तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो इसलिए एक्रूअल बेसिस ज्यादा बेस्ट है। और एक्रूअल, एक्रूअल वर्ड आता है अकर से, अकर मतलब किसी चीज का होना। तो एक्रूअल बेसिस क्या करता है, किसी भी चीज के होने पे ही अकाउंटिंग करता है, पैसा मिले या ना मिले। तो एक्रूअल वर्ड बना अकर से, और अकर से ही बना एकर्ड, उसकी ही थर्ड फॉर्म है। तो एक्रूड, अकर्ड, एक्रूड, ये वर्ड जो है, तो यानी ये इनकम हमने कमा ली पर हमें मिली नहीं। तो अभी अगर हमारे बिजनेस ने पैसा कमा लिया पर मिल नहीं रहा, तो जिससे पैसा मिलना होता है, जैसे डेटर से भी तो पैसा मिलना होता है, तो डेटर एसेट है, तो जिससे भी पैसा मिलना होता है वो हमारी एसेट होता है। तो एक्रूड इनकम हमारी क्या बेटा, एसेट है। तो आपको अब और एसेट्स को जानने का मौका मिल गया, और आपने आज क्या सीखा, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस भी सीख लिया साथ साथ। फिर बेटा और क्या हो सकता है, कमाई नहीं, इनकम हमने कमाई नहीं पर मिल गई। बेटा आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, एडवांस में फीस मास्टर जी ने ले ली, क्या मास्टर जी ने पढ़ा दिया था आपको, नहीं ना। तो अभी तक वो जो उनके जेब में आपने पैसा ठूस दिया है वो उनकी इनकम नहीं है, वो पैसा भी तुम्हारा है। जब तक वो 1 महीना पढ़ा नहीं देते तब तक वो पैसा उनका नहीं हो सकता, तो उनकी इनकम क्रिएट नहीं हुई। तो हमने इनकम कमाई नहीं पर मिल चुकी है हमें, तो बेटा ऐसे को हम बोलते हैं प्रीपेड इनकम, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी एडवांस इनकम, कि भाई उन्होंने कमाई नहीं थी, पहले ही ले ली, पहले ही पैसे ले लिए। तो बेटा आप सोचो कि जो हमारे पास पैसे पड़े वो हमारे है ही नहीं, वो किसी और के हैं, तो वो कभी भी मांग लेगा। बेटा लाइबिलिटी है, किसी और का पैसा तुम अपनी जेब में लेके बैठोगे तो वो लाइबिलिटी कहलाएगा। आई बात समझ में, वो लाइबिलिटी कहलाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर हमने रेंट पे नहीं किया तो बेटा हम अकाउंटिंग इक्वेशन में लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे उसको। अगर हमने प्रीपेड रेंट दिया है, एडवांस रेंट है, तो बेटा वो हम असेट में ऐड कर देंगे। लेकिन अगर 10 तारीख को रेंट देना था, दे दिया, तो ना वो असेट है ना लाइबिलिटी है, वो एक्सपेंस है जो कैपिटल में माइनस होगा, और पेमेंट कर दिया तो कैश में भी माइनस हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? चलो अब बेटा हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं। और देखो इस चैप्टर के अंदर 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एक अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी टेबल बनाई जाती है, और एक प्यारा सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन होते हैं जो इक्वेशन ऐसे ऐसे कर करके सॉल्व कर देते हैं। लेकिन मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है डबल डाउट। लिख दिया भाई, इतने डाउट सॉल्व करता हूं, डाउट लिख दिया। डबल इम्पैक्ट्स, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। डबल इम्पैक्ट, तो बेटा अगर आप अपनी बुक का फ्रंट पेज देखोगे, जो कवर पेज है वो देखोगे, तो आपको कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देगा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आप जो अकाउंटिंग करते हो वो बेटा क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। यानी किसी भी चीज, ये एक ऐसा सिस्टम है अकाउंटिंग का जिसमें हम डबल डबल एंट्री करते हैं। डबल डबल एंट्री मतलब सर हम काम एक करेंगे तो 2 बार रिकॉर्ड हो जाएगा, ना 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 ना। डबल एंट्री का मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होते हैं, 2 इम्पैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल कि अगर मैंने क्या करा बेटा, स्टॉक खरीदा, तो 2 चीजें हुई, एक तो स्टॉक आया और पैसा गया। तो हमें इसी तरीके से सोचना है अकाउंटिंग के अंदर, ये अगर आप कर लेंगे तो आपकी अकाउंटिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो हर चीज के 2 इम्पैक्ट है, स्टॉक खरीदा तो स्टॉक आया और पैसा गया, तो 2 चीजें, एक स्टॉक आना और पैसा जाना। अब जैसे बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई तो 2 चीजें हुई, कैपिटल लगाई तो पैसा वैसा कोई रिसोर्स दिया होगा, मान लो पैसा ही दिया है, तो 2 चीजें हुई, कैपिटल लगाई तो कैश इंक्रीज हो गया बिजनेस का, और बेटा ओनर से पैसा मिला तो ओनर हमारी क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गया, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं कि भैया ओनर ने पैसा दिया, तो एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई और हमारी असेट भी बढ़ गई। कैश एक असेट है, पैसा एक असेट है।
आई बात समझ में? तो आपको हर चीज जो अब आप अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, हर ट्रांजैक्शन को 2 इंपैक्ट निकालने हैं, समझना है और उसको करना है। ठीक है, चलिए। तो प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो कैश दिया बेटा 50,000 रुपये और गुड्स भी दिए हैं। मैंने बोला ना कि कोई रिसोर्सेज अगर हमारे पास रखें वो भी हम दे सकते हैं, वो भी कैपिटल ही है। और गुड्स का मतलब स्टॉक होता है, गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री। फर्क है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी फिलहाल इनिशियल लेवल पे आप ये समझो कि एक ही है। ठीक है, तो कैश दिया 50,000 का, गुड्स दिए 30,000 रुपये के, तो टोटल 80,000 रुपये की चीज़ें, रिसोर्सेज बिजनेसमैन ने दे दी हैं। तो 2 इंपैक्ट हैं कि ये दोनों असेट इंक्रीज होंगी और कैपिटल भी इंक्रीज होंगी। तो कैसे बेटा, एक टेबल बनाओ ऐसे वाली, और यहाँ पे आप पहली ट्रांजैक्शन लिखोगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, और यहाँ पे असेट लिखोगे इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर असेट के नीचे जो भी असेट क्वेश्चन में इन्वॉल्व है उनका नाम लिखते हुए चलोगे, जो भी लायबिलिटी इन्वॉल्व है उनका नाम लिखते हुए चलोगे, और कैपिटल के अंडर तो कोई और कैपिटल नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैश दिया भाई, कैश कितना दिया बेटा, 50,000 रुपये का दिया, लिखो प्लस 50,000 रुपये, लिखो यहाँ पे प्लस 30,000 रुपये, और बेटा टोटल मिला के कैपिटल कितनी आ गई, 80,000 रुपये आ गई। सर आप तो बोल रहे थे 2 इंपैक्ट होंगे, यहाँ तो 3 दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। नालायक, 2 ही हैं। अगर मान लो तुम्हारी मम्मी ने 2 रोटी दी तो एक रोटी को तोड़ के बोलोगे मम्मी 3 रोटी है ये, नहीं बेटा, एक 80,000 का इंपैक्ट है और इधर भी 80,000 का इंपैक्ट है, लेकिन 2 टुकड़ों में, तो इंपैक्ट तो 2 ही है। आई बात समझ में? और बेटा हमारे यहाँ पे क्रेडिटर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, 0 लिख दो, यहाँ पे भी 0 लिख दो। तो ये हमने कर लिया। दूसरा देखो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। तो हमने और गुड्स खरीदे बेटा, परचेज किए हमने कैश में, यानी नगद पैसा दे करके। कितना बेटा, 30,000 रुपए के हमने खरीदे। ऑन क्रेडिट बेटा, जहां पे भी ऑन क्रेडिट दिख जाए मतलब हमने उधार खरीदा है। परचेज्ड फॉर कैश मतलब नगद खरीदा, परचेज्ड ऑन क्रेडिट मतलब उधार खरीदा। और जब हम किसी से उधार सामान खरीदते हैं तो वो इंसान हमारा क्या बनता है, क्रेडिटर बनता है। तो करण कौन है बेटा, हमारा क्रेडिटर। तो हमने बेटा 2 तरीके से सामान खरीदा है, एक तो हमने 30,000 रुपये कैश दे दिया और 30,000 रुपये का स्टॉक खरीदा, और 20,000 रुपये का भी खरीदा जो हमने उधार लिया है, क्रेडिट पे खरीदा है। तो कुल मिला के 50,000 का स्टॉक खरीदा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो 50,000 का स्टॉक खरीदा, तो 50,000 तो पहले स्टॉक में ऐड कर दो, और बेटा इसमें से 30,000 रुपये तो हमने कैश दिए हैं, तो कैश में 30,000 रुपये माइनस कर दो। और बेटा अब 20,000 रुपये के हमारे क्रेडिटर भी बन चुके हैं, क्योंकि हमने 20,000 का उधार सामान खरीदा है। तो देखो बेटा 50,000 का इम्पैक्ट है, और ये बाकी का जो 50,000 है उसके 2 इम्पैक्ट अलग अलग पड़े हैं, अलग अलग साइड पे पड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं आया। अब बेटा जब हम 2 ट्रांजैक्शन लिख चुके हैं तो हम एक न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बना सकते हैं जोड़ घटा करके। तो देखो अब 50,000 हमने हमारे ओनर ने हमें कैपिटल के रूप में मतलब कैश दिया था, तो उसमें 30,000 तो हम खर्च कर चुके हैं, तो हमारे पास कितना बचा बेटा, 20,000 बचा। हमारे पास 30,000 रुपये हमारे ओनर ने हमें स्टॉक दिया था, गुड्स दिए थे, अब 50,000 के और खरीद लिए तो बेटा 80,000 रुपये के हमारे पास हो गए। क्रेडिटर पहले 0 थे, लेकिन अब बेटा 20,000 रुपये हम उधार सामान खरीद चुके हैं, तो 20,000 के हो गए। आउटस्टैंडिंग है रेंट, अभी तक हमने कोई ऐसा किया नहीं है काम। और बेटा 80,000 प्लस 0, 80,000 हमारी कैपिटल है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको पहले 2 ट्रांजैक्शन लिखी, फिर एक अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। अब जब जब कोई ट्रांजैक्शन होगी तो बेटा ये पुरानी जो हमारी पोजीशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो भी न्यू इक्वेशन आती है वो हमें हमारी करंट पोजीशन बताती है कि हमने ये किया उसके बाद ये किया। तो अब हम किस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, फाइनेंशियल पोजीशन पे। तो हमारी पोजीशन ये है कि हमारी जो असेट है वो 1 लाख रुपए की है, जिसमें से कैश हमारा 20,000 है, स्टॉक हमारा 80,000 है, हमारी लाइबिलिटी 20,000 रुपये की, हमारी कैपिटल 80,000 रुपये की है। तो ये हमारी इस टाइम की करंट पोजीशन है। तो हर बार हर ट्रांजैक्शन के बाद हम अपनी जो करंट पोजीशन होती है, फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उसको देख पाते हैं, देख सकते हैं, देखना चाहिए। ठीक है,
आ रही है बात समझ में। और एक और बात बता दूं, जब जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल करोगे, न्यू इक्वेशन बनाओगे, तो बेटा इक्वल के इस साइड और इक्वल के उस साइड दोनों बराबर ही आना चाहिए। इधर का भी टोटल देखो 1 लाख आ रहा है, इधर का भी टोटल 1 लाख ही आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो बेटा आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने दूसरी ट्रांजेक्शन भी कर ली। तीसरे पे बात करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000। गुड्स कितने बेटा? 40,000 रुपए के हैं, और हमने उसको बेचा 55,000 में है। ये मजेदार है। अब बेटा इसको समझना ध्यान से कि 55,000 रुपए में बेच दिया 40,000 का सामान। वाह 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 वाह, शेयर नहीं मारना, लायक पढ़ाई कर लो। तो बेटा कितना? 40 की चीज 55 में बेचोगे तो 15,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो ना। माइनस करके क्या आ रहा है? प्रॉफिट ही तो आ रहा है। कि अगर ये सेल है, सेलिंग प्राइस है ये, और ये कॉस्ट है, तो बेटा ये प्रॉफिट ही तो आएगा दोनों को माइनस करके। तो बेटा प्रॉफिट कितना? 15,000। और हमने क्या सीखा? जब भी प्रॉफिट आएगा तो उसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे बेटा? कैपिटल में ऐड करेंगे, है ना। हम उसको कैपिटल में ऐड करेंगे। अब बेटा ये जो स्टॉक है, ये तो क्या है? ये स्टॉक है। तो स्टॉक गया, 40,000 का स्टॉक बेचा, तो स्टॉक में 40,000 ही माइनस होगा। और बेटा 55,000 रुपए का सामान बेचा, तो इतना हमारे पास कैश आ जाएगा, तो ये कैश में ऐड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से समझो। तो गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड इन ₹55,000। तो कैश कितना आ गया बेटा? 55,000 हमारे पास कैश आ गया। ऐड कर दो। स्टॉक हमारा 40,000 का गया, तो 40,000 रुपये माइनस कर दो। और बेटा इस वजह से हमें प्रॉफिट हुआ, तो क्रेडिटर पे कोई इंपैक्ट नहीं है, आउटस्टैंडिंग रेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन हमारा 15,000 का प्रॉफिट है, तो वो तो हम ऐड करेंगे। अब बेटा ये कर दिया, तो अब बेटा न्यू इक्वेशन बना लो। तो 20,000 थे हमारे पास कैश, 55,000 और आ चुके, तो 75,000 आ गया। ठीक, 80,000 रुपये का स्टॉक था, 40 का बेच दिया, तो अब बेटा 40,000 रुपये का बचा हुआ है। 20,000 के क्रेडिटर हैं, अभी भी हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा है नहीं। और बेटा 80,000 प्लस 15, 95,000 बेटा हमारी क्या हो गई? अब कैपिटल हो चुकी है। तो देखो बेटा टोटल करके देखो, तो इधर भी 1,15,000 आ रहा है, और इक्वल के उस साइड भी 1,15,000 आ रहा है। टोटल करके देख सकते हो, है ना। आसान आसान है, टाइम टेकिंग है। और मैं अभी बहुत स्मूथली, आराम से, तसल्ली से एक एक वर्ड पढ़ के प्यार प्यार से स्लोली स्लोली समझा रहा हूँ, ताकि पहला क्वेश्चन है दिमाग खराब ना हो, है ना। आ जाओ भाई, ये भी हो गया। फोर्थ पाओ, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया। ड्राइंग है, ड्राइंग है, ड्राइंग है। क्या है भाई? ये ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स बेटा कैपिटल से माइनस होती है, तो इसके साथ दो इंपैक्ट क्या होगा? कैपिटल में से माइनस होगा, तो बेटा कैश निकालो तो कैश भी तो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैश कम हुआ, 10,000 रुपये निकाल के ले गया पर्सनल यूज के लिए, और वही हमारी ड्राइंग है, तो कैपिटल में से भी माइनस हुआ। ठीक है, नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट। न्यू इक्वेशन। अब 65,000 हमारे पास बचे हैं, प्लस 40,000 का स्टॉक है, 20,000 के क्रेडिटर हैं, रेंट का कोई लफड़ा नहीं, और 85,000 हमारी क्या है बेटा? कैपिटल बची। ठीक, लास्ट एंड द लीस्ट क्या? रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग बेटा लीस्ट तो नहीं है, मजेदार है। रेंट आउटस्टैंडिंग, मैंने क्या बोला? रेंट एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग हो जाए, इसका मतलब क्या? कि रेंट का टाइम आ चुका था, तुमने पैसा नहीं दिया, लाइबिलिटी है। अब जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, वो आके तुम्हारा दिमाग खराब करेगा, पैसा दो मेरा, पैसा दो। तो हमें पैसा देना है, किसी का पैसा लौटाना है। तो बेटा देखो, भले ही पैसा नहीं दिया है, लेकिन एक्रूवल बेसिस के हिसाब से खर्चा तो हो चुका है, और जब खर्चा हो चुका तो खर्चे कहां से माइनस होते हैं? कैपिटल में से माइनस होते हैं। खर्चे कैपिटल में से माइनस होता है। 2,000 रुपये कैपिटल से माइनस करो। मैंने पे नहीं किया, लेकिन खर्चा तो हुआ ना। खर्चा हुआ तो माइनस करने का कैपिटल में से। और बेटा कैश तो हमने दिया नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा, स्टॉक में भी कुछ नहीं होगा, क्रेडिटर में भी कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट एक लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, तो अब 2,000 रुपये हम यहाँ पे ऐड करेंगे। न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो पता चलेगा 65,000 हमारा कैश है, 40,000 रुपये हमारा स्टॉक है,
20,000 रुपये हमारी क्रेडिटर्स हैं, 2,000 रुपये हमारे आउटस्टैंडिंग रेंट है, और बेटा 83,000 की हमारी कैपिटल है। बेटा इतना आसान है ये क्वेश्चन, आई होप आपको मज़ा आया होगा इसको करने में। ठीक है, इजी। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा इससे हल्का सा, थोड़ा सा और एक लेवल अप। तो यहाँ पे भी आपको अकाउंटिंग की क्वेश्चन करनी है। दे रखा डी महापात्रा कमेंस्ड, कमेंस्ड मतलब स्टार्ट करना, स्टार्टेड। तो डी महापात्रा भाई साहब उन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, 50,000 रुपये कैश दिए हैं, एक एंड 1 लाख बाय चेक। तो चेक से अगर कुछ दिया इसका मतलब वो बैंक अकाउंट में आएगा आपके। गुड्स कितने बेटा, 60,000 के गुड्स हैं। मशीनरी भी दे दी, बहुत कुछ था भाई इसके पास, 1 लाख रुपए की मशीनरी दे दी, 50,000 का फर्नीचर दे दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ जो रिसोर्सेज दिए हैं सब कैपिटल ही तो है। तो कैपिटल में इन सबको जोड़ के ऐड कर देना। तो बेटा 50-50 1 लाख, एक और एक 2 लाख, 2 और एक 3 लाख, 3 लाख 60,000। आ जाओ भाई, पहले इधर ही लिख लो तुम तो, 3 लाख 60,000। बेटा 50,000 रुपये कैश प्लस बैंक कहाँ गया भाई, ये तो चीटिंग है, तो मैं इसको इधर से काट रहा हूं। तो कैश 50,000, बैंक 1 लाख और 60,000 रुपये का स्टॉक। मशीनरी और फर्नीचर 1 लाख और 50,000, मशीनरी और फर्नीचर, तो यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे 50,000। ठीक है, एडजस्ट कर लेना भाई। और यहाँ पे 3,60,000 टोटल आ गया। क्रेडिटर 0। ठीक है, अभी बाद में लिख लेंगे, अभी लिख लो। अब देखो ये भाई मजा आ गया। दूसरा पॉइंट, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। तो जो भाई गुड्स दिए हैं भाई साहब ने हमें, कितने के, 60,000 रुपये गुड्स दिए हैं। ये मेरी फेवरेट ट्रांजैक्शन में से एक है अकाउंटिंग क्वेश्चन की। 1/3 ऑफ द गुड्स अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, कि इसका 1/3 हिस्सा यानी 60,000 का 1/3। ठीक है, क्या आ रहा है बेटा, 20,000 आ रहा है। कि हमने 20,000 रुपये के गुड्स को बेचा 10% प्रॉफिट पे, तो बेटा 20,000 का 10% क्या होगा, ठीक है 10% क्या होगा, 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपये। तो 20,000 की चीज़ 2,000 प्रॉफिट कमा करके यानी 22,000 रुपये में बेच दी। ठीक है, एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो बेटा 22,000 में जब बेची तो हमें आधा ही पैसा मिला, तो 11,000 रुपये ही मिले, और 11,000 रुपये नहीं दिए तो बेटा वो क्या बन गए, डेटर बन गए। अगर कोई आपसे सामान उधार खरीदो और पैसा नहीं तो क्या बनता है बेटा, डेटर बन गया। ये बेटा कैश में आ गया, तो कैश में ऐड हो जाएगा, ये डेटर में ऐड हो जाएगा, और ये क्या है बेटा, ये प्रॉफिट है तो ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये बेटा कॉस्ट है तो स्टॉक में माइनस हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक 20,000 रुपये का जा रहा है। तो बेटा ये देखो इम्पैक्ट 2 ही होते हैं लेकिन टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो बेटा हमारे पास डेटर की जगह यहाँ पे है, चलो डेटर, अभी तक तो 0 था लेकिन अब आएगा डेटर फिल्म में। तो बेटा देखो हमें 11,000 रुपये का कैश मिला, लिखो 11,000 रुपये, बैंक में कुछ नहीं आया, स्टॉक 20,000 का चला गया, मशीनरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, डेटर 11,000 रुपये के, क्योंकि 22,000 रुपये में जब हमने बेचा तो 11,000 कैश मिले और 11,000 रुपये नहीं मिले, तो जो नहीं मिले वो डेटर बने, और 20,000 का स्टॉक गया तो 20,000 माइनस कर दिए, और बेटा हमें 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो वो हम ऐड कर रहे हैं। तो देखो हुआ क्या, 1 2 3 4 इम्पैक्ट आए हैं, मतलब 4 टुकड़ों में इम्पैक्ट आए हैं। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, अब बेटा न्यू इक्वेशन बनेगी। तो क्या हो गया बेटा, 50,000 पहले था, अब 11,000 आ गए तो 61,000 रुपीज़ हमारे पास है, प्लस बैंक में हमारे पास 1 लाख था, कोई चेंज नहीं है तो 1 लाख ही रह गया।
60,000 के स्टॉक थे, 20,000 के बेच दिए तो बेटा 40,000 बचे। 1 लाख की मशीन थी, नो चेंज, तो बेटा 1 लाख रुपए बचे। 50,000 का फर्नीचर था, 0 चेंज, तो 50,000 रुपए का फर्नीचर अभी भी है। डेटर 0 थे, अब 11,000 रुपए के, इक्वल टू 0 प्लस 3,60,000 में 2,000 और जोड़े तो 3,62,000 हो गया कैपिटल। आसान है, बस तसल्ली से ध्यान से करना, पता चले टोटल करने में, प्लस करने में ही गलती कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लस करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10%। अब बेटा मैंने आपको बोला ना, डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी असेट की वैल्यू का कम होना। तो कह रहे हैं कि 10% वैल्यू कम हुई है मशीन की। तो मशीन थी कितने की बेटा, 1 लाख रुपए। 1 लाख का 10% निकालो बेटा, क्या आएगा, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये माइनस कर दो। और डेप्रिसिएशन बेटा एक एक्सपेंस है, लेकिन ये एक एक्सपेंस कैश में नहीं दिया जाता कि मशीनरी तेरी वैल्यू कम हो गई, 10,000 रुपये ले 10,000, मशीन को थोड़ी ना देंगे 10,000 रुपये। तो ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है बेटा, नॉन कैश एक्सपेंस है, कैश तो नहीं जाएगा बेटा। ठीक है, ये मशीनरी में से माइनस होगा। तो 1 लाख की मशीन में हमने 10,000 माइनस कर दी, 10% वैल्यू कम हुई है ना। और बेटा ये एक्सपेंस है, चाहे नॉन कैश ही क्यों ना हो, तो माइनस तो ज़रूर होगा ये कैपिटल में से। और बाकी जगह कोई इम्पैक्ट नहीं है, बैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं, स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं, फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं, डेटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं, क्रेडिटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं, और एक्सपेंस है तो ये कैपिटल में से माइनस होगा। बनाओ न्यू इक्वेशन। तो बेटा 61,000 आ रहा है, 1,40,000 स्टॉक, 1 लाख से 10,000 का 90,000 की मशीनरी बची, 50,000 रुपये बेटा हमारा फर्नीचर, 11,000 रुपये का डेटर, इक्वल टू 0 क्रेडिटर। और यहाँ पे माइनस हुआ तो बेटा हमारे पास 3,52,000 का हमारे पास कैपिटल बची है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ ट्रांजैक्शन, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। फिर से ड्राइंग कर ली 10,000 रुपये की, कैश विड्रॉ हो गया बेटा। तो बेटा कैश निकाला तो कैश में से ही माइनस होगा ना 10,000 रुपये। बैंक में कोई दिक्कत नहीं, 0, स्टॉक में 0 इम्पैक्ट, मशीनरी में 0 इम्पैक्ट, फर्नीचर में 0 इम्पैक्ट, डेटर में 0 इम्पैक्ट, क्रेडिटर में भी 0 इम्पैक्ट। और बेटा ड्राइंग करोगे तो माइनस कहाँ से होगा, कैपिटल में से। मैंने आपको बताया है कि 3 चीज़ें माइनस होती है, 3 चीज़ें प्लस होती हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये 51,000 बचेगा, ये बेटा 1 लाख बचेगा बैंक बैलेंस, 40,000 का स्टॉक है, 90,000 रुपये की मशीनरी, 50,000 रुपये का फर्नीचर, 11,000 रुपये की डेटर, क्रेडिटर है नहीं। और यहाँ पे 10,000 और माइनस हो तो बेटा 3,42,000 हमारा क्या आ रहा है, कैपिटल आ रही है। ठीक है, अब बेटा आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5%। अब सबसे पहले तो ये समझ लो ये है क्या चीज़, इंटरेस्ट कैसे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट। तो बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम ऐसा सिस्टम बना के चलते हैं कि अगर हम पैसा निकालेंगे तो हम अपने बिजनेस को इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, एक तो हमने अपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, बिजनेस से पैसा क्यों निकाला, नहीं निकालना चाहिए था। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अकाउंटिंग में ऐसा एज्यूम नहीं करते, लेकिन शायद ओनर ने ये सोचा होगा कि भाई अगर पैसा बिजनेस से निकाला है तो हम ये मान लेंगे कि हमारे बिजनेस ने किसी को ब्याज पे पैसा दे दिया, तो उस पर इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो बेटा इंटरेस्ट हम दे रहे हैं बिजनेस, ठीक है, कौन दे रहा है इंटरेस्ट, ओनर ने पैसा निकाला ना, तो ओनर क्या करेगा बेटा, इंटरेस्ट पे करेगा बिजनेस को। ठीक है, तो बेटा कितना ड्राइंग है, 10,000 ड्राइंग है, 10,000 का 5% निकालो, 500 रुपये आ रहा है। तो पहले तो बेटा ये पेज कम पड़ेगा, तो हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, 51,000, 1,40,000, 90,000, याद ही नहीं रहेगा, तो 51,000, 1,40,000, 90,000, 50,000, 11,000। क्या बात है, याद है क्या था बेटा, ये कैश था, ये गलत टाइप हो के आ गया। ठीक है, ये बैंक था,
ये स्टॉक था, ये मशीनरी है, ये फर्नीचर है, ये डेटर है। ठीक है, क्रेडिटर हमारे 0 है और ये हमारे 3,42,000। अब बेटा मैं आपको क्या कह रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, 500 रुपये आ रहा है, 500 रुपये आ रहा है। तो 500 रुपये अब हमारी जो बिजनेस है उसको हम देंगे, कौन देगा? ओनर देगा। तो बेटा ये तो इनकम हो गई ना हमारे बिजनेस की, 500 रुपये ऐड कर दो। ठीक है, लेकिन ये 500 रुपये कौन दे रहा है? ओनर दे रहा है ना। तो ओनर कहाँ से दे रहा है? अपनी ही कैपिटल में से दे रहा है, तो कैपिटल से ही निकाला गया है, तो यहीं पे माइनस हो जाएगा। बेटा अजीब लगता है लेकिन क्या करें, है ओनर का अकाउंट है ये। कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट है? ओनर का अकाउंट है। तो ओनर ने अपनी कैपिटल में से 500 रुपये दे दिए, लो भाई बिजनेस। और 500 रुपये किसको मिलेंगे? बिजनेस को मिलेंगे। और बिजनेस किसके लिए काम कर रहा है? बिजनेस ओनर के लिए काम कर रहा है, तो वो उसी की कैपिटल में ऐड कर देगा। तो ये बेकार की चीज़ है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 0 इम्पैक्ट, 0 इम्पैक्ट, 0 0 0 0 0। तो फिर से 51,000, 1,00,000, 40,000, 90,000, 50,000। सर बहुत बोरिंग है बेटा, इसी को तो जीतना है कि काम चाहे मज़ा आए ना आए लेकिन करके दिखाना है। मैं बोर नहीं हो रहा, मुझे तो मज़ा आता है भाई, क्योंकि मेरे तो हाथ पांव चल रहे हैं, तुम ऐसे देख रहे हो। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ नहीं उठ गए सर, उठ गए। आ जाओ भाई। ओके, तो ये भी हो गया। 6th, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता। गुप्ता को 10,000 रुपये गुड्स बेचे एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल। और हमें क्या मिला बेटा? बिल रिसीवेबल मिला। ओ माय गॉड, फॉर 3 months। तो गुप्ता को सामान उधार ही बेचा है हमने गुप्ता को सामान उधार बेचा है। और गुप्ता ने बोला डेटर मत बोलना, मुझे गाली की तरह लगता है, बिल लिख के दे रहा हूँ, बिल से मतलब होना चाहिए तुम्हें, 3 महीने बाद अपना पैसा मिल जाएगा तुम्हें उस बिल से। तो बिल रिसीवेबल क्या होता है बेटा? असेट होता, भी बताया था मैंने आपको। तो बेटा सामान गया 10,000 रुपये का और बिल रिसीवेबल आया 10,000 रुपये का। सर प्रॉफिट पे नहीं भेजा, क्वेश्चन में बोल रखा, भाई मैं क्या करूं? ठीक है, क्वेश्चन जो बोलेगा अब करना पड़ेगा यार। ये बस मुझे ना इसी में प्रॉब्लम होती है, फॉर्मेट छोटा पड़ जाता है बेचारा हमारा। तो बेटा एक और असेट आ रही है, बिल रिसीवेबल। थोड़ा सा सरहद लांग चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे। और बेटा अब ये पीछे भी यहाँ पे बिल रिसीवेबल लिख लेना। अरे यार अब वही है, एडजस्टमेंट ऐसे ही होती है। ठीक है, तो बेटा हमारा स्टॉक गया 10,000 का और हमारे पास बिल रिसीवेबल आया, बिल रिसीवेबल आया 10,000 रुपये का। क्रेडिटर 0 है, यहाँ पे 0 इम्पैक्ट, यहाँ पे 0 लिख के। बेटा इतने 0 तुम्हें लाइफ में मिले नहीं होंगे जितने तुम यहाँ पे लिख लोगे अब पढ़ते पढ़ते। न्यू इक्वेशन बनाओ। तो 51,000, 1,00,000, 40,000, 90,000 की मशीनरी, 50,000, 11,000 और बिल रिसीवेबल 10,000 रुपये। 0 प्लस 3,42,000। अब बोल रहे हैं भाई 7वें पॉइंट पे, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल। तो ये बिल रिसीवेबल 3 महीने बाद पैसा मिल भी गया, बस ले लो पैसा। तो बेटा पैसा मिल गया तो कैश बढ़ गया, बैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं, स्टॉक में कोई इम्पैक्ट नहीं, मशीनरी में कोई इम्पैक्ट नहीं, फर्नीचर में कोई इम्पैक्ट नहीं, डेटर में कोई इम्पैक्ट नहीं। और ये मिल गया पैसा तो बिल रिसीवेबल ख़त्म। 10,000 रुपये माइनस कर दो, 10,000 रुपये क्या कर दो? माइनस कर दो। 0 0। अब लास्ट में बनेगी एक लास्ट न्यू इक्वेशन। क्या आ रहा है बेटा? 61,000, 10,000 रुपये बैंक में, सॉरी 1,00,000 रुपये बैंक में, 40,000 रुपये स्टॉक के, 90,000 रुपये मशीनरी के, 50,000 रुपये फर्नीचर के,
11,000 रुपये डेटर के, और हमारे पास अब बिल रिसीवेबल 0 बचा क्योंकि उसकी पेमेंट हो चुकी है, हमें पैसा मिल चुका है, क्रेडिटर हमारे है ही नहीं, तो क्यों लिखा था यहाँ पे नालायक। ठीक है, और यहाँ पे 3,42,000 रुपये हमारी कैपिटल। तो भाई ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत तरह की ट्रांजैक्शन, हर तरह की ट्रांजैक्शन करके देख लो। तो मैंने आपको एक ठीक ठाक क्वेश्चन कराए हैं, बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं, एंड आई होप आपको मज़ा भी आया होगा। अब मैंने बोला 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और उसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट तो खैर यही है, लेकिन एक अलग स्टाइल में कंसेप्ट है, अलग स्टाइल के क्वेश्चन है, और है तो अकाउंटिंग क्वेश्चन ही। तो देखो बेटा, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो हम 1 अप्रैल नॉर्मली बोल रहा हूँ, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल की 31 मार्च तक का होता है। वैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर का भी होता है, कई जगह पे क्वेश्चन ऐसे भी दिखाई देते हैं, लेकिन नॉर्मली 1 अप्रैल से लेकर अगली 31 मार्च, अगले साल की 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, तो बेटा जो 1 अप्रैल को हमारे पास असेट है, लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल हैं, वो उसे हम बोलते हैं ओपनिंग असेट, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग लाइबिलिटी। और जो 31 मार्च, अगले साल की जो 31 मार्च है, साल खत्म हो गया, तो वो बेटा हमारा अकाउंट्स क्लोज होते हैं उस दिन, तो हम उसको बोलते हैं क्लोजिंग असेट, क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारी टाइमलाइन, और यहाँ पे भी जो आपको कैपिटल असेट लाइबिलिटी दिखाई दे रही है वो बेटा क्या है, ओपनिंग है, ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग असेट है, ओपनिंग लाइबिलिटी है। और ऐसे ही बेटा यहाँ पे भी आपको कैपिटल असेट और लाइबिलिटी जो दिखाई दे रही है वो बेटा क्लोजिंग है। क्या डेट है बेटा यहाँ पे, 31 मार्च। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 1 अप्रैल। तो ये पिछले साल की 1 अप्रैल है, और ये अगला साल जब आएगा तब 31 मार्च आएगी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे समझो कि आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक समय में सीधा चलते हो ना आप, तो बेटा आप क्या कर रहे हो, बेटा आपको इनकम हो रही है तो इनकम ऐड होती जा रही है, आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, प्रॉफिट भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आप ड्राइंग कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, आप बेटा एडिशनल कैपिटल लगा रहे हो तो वो ऐड कर रहे हो, आपको लॉस हो रहा है तो माइनस कर रहे हो, आपके एक्सपेंसेस हैं तो भी आप माइनस कर रहे हो। ऐसे ही तो हो रहा है। लेकिन पॉइंट इज दिस कि आपको क्वेश्चन घुमाएगा, आपको क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन देगा, आपको ओपनिंग पे वापस जाना पड़ेगा। तो बेटा वहाँ पे हम कैसे काम करने वाले हैं, तो बेटा उल्टा कर दो ना, इनकम क्या हुई थी, प्लस हुई थी, माइनस कर दो। क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी आपको डाटा दे रखा है वो कब आया, जब यहाँ पे इनकम प्लस हुई, तो वापस आओ, इनकम माइनस कर दो ना, वापस पहुँच जाओगे। प्रॉफिट जुड़ा था तब जाके हम यहाँ पहुँचे थे, वापस आना तो माइनस कर दो, प्रॉफिट माइनस। ड्राइंग माइनस हुई थी, प्लस कर दो, वापस आ जाओगे। ठीक है, एडिशनल कैपिटल ऐड हुई थी तो माइनस कर दो, फिर से वापस। यानी जो भी किया यहां से यहां तक पहुंचने में, तो उसका रिवर्स करना है। क्या है ये बेटा, रिवर्स है, ताकि हम वापस पहुंच सके भूतकाल में। ठीक है, लॉस माइनस हुए थे, प्लस कर दो, एक्सपेंसेस माइनस होते ये भी प्लस कर दो, तब जाके आप क्लोजिंग पोजीशन से ओपनिंग तक पहुंच जाओगे। आई बात समझ में। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि भाई ये नॉर्मल है और ये रिवर्स है। और जो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें डेट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो अभी तक हमने करा उसमें डेट का कोई रोल नहीं था, अब डेट का बहुत बड़ा रोल है कि भाई ओपनिंग है या क्लोजिंग है, इस बात पे ध्यान देना। ठीक है, तो अब बेटा वो ना क्वेश्चन करके ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और यही 6 चीज़ों का खेल है जो हम कैपिटल में प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए रेडी, आ जाओ। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख, कि बिजनेस की कैपिटल क्या बेटा 3 लाख रुपए है, लाइबिलिटी क्या है 50,000 रुपए, लॉसेज हो गए बेटा 70,000 रुपए के, तो आपको टोटल असेट बतानी है। टोटल असेट नहीं पता हमें, तो टोटल असेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ते आ रहे हैं, तो यही पूछा है बेटा। तो लाइबिलिटी आपको क्या दे रखी है, लाइबिलिटी दे रखी 50,000 रुपए की, कैपिटल क्या दे रखा है 3 लाख रुपए की। लेकिन बेटा लॉस भी तो दे रखा है, और लॉस तो कैपिटल में से माइनस होता है, कर दो। तो क्या आ रहा है बेटा, 50,000 तो लाइबिलिटी है ही, कैपिटल एक्चुअल में अब कितनी है बेटा 2,30,000 है। तो
लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 2,80,000 रुपये की आपकी क्या आ गई, ये आपकी टोटल असेट आ गई। तो बेटा ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, इसमें आपको वो पूरा बहुत बड़ी टेबल नहीं बनानी पड़ती। ठीक है, एक और क्वेश्चन है और अब लेवल अप है बेटा। अब मैं वो पहला क्वेश्चन बहुत आसान करा लिया, लेकिन ये थोड़ा लेवल अप है। शिकायत सिंह, ठीक है, शिकायत सिंह स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने शुरू किया। अब मैंने बोला डेट जहां जाए डेट पे ध्यान देना। तो 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने बिजनेस शुरू करा और कैपिटल जो है वो बेटा 25,000 रुपये लगाई। तो ओपनिंग कैपिटल मिल गई बेटा हमें, है ना, हमें ओपनिंग कैपिटल मिल गई। एंड अ लोन, बेटा लोन 12,500 रुपये का बोरोड फ्रॉम विकास, विकास से हमने 12,500 रुपये उधार ले रखे हैं। अब बेटा बैंक से उधार लो, दोस्त से उधार लो, अजनबियों से उधार ले लो, है तो लाइबिलिटी। तो बेटा ये ओपनिंग डेट पर इन्होंने बोला कि ये कैपिटल है और ये लाइबिलिटी है। ठीक है, मैंने बोला डेट पे ध्यान दो। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग 2021-22, ये जो साल है इसके दौरान ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, उसने एडिशनल कैपिटल भी लगाई 12,500 रुपये की। चलो मैं आपको इसको ना टाइम लाइन पे शो करना शुरू करता हूँ, आपको देखने में भी इंटरेस्ट आएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो बेटा ये 1 अप्रैल 2021 की बात है, यहाँ पे कैपिटल 25,000 है, यहाँ पे लाइबिलिटी 12,500 रुपये है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर, यानी ड्यूरिंग द ईयर यहाँ से यहाँ तक आने में एडिशनल कैपिटल कितना बेटा 12,500 लगाई। एंड हैड विड्रॉन 7,500 फॉर पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज के लिए बेटा ये साल इतना पूरा होते होते इन्होंने पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स भी करी। कितना बेटा 7,500 रुपये। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2022 हिज असेट। अब बेटा यहाँ पे मैंने बोला ना डेट पे ध्यान दो, 31 मार्च, यानी यहाँ की बात कर दी 31 मार्च 2022, कह रहे हैं असेट है बेटा हमारे पास 75,000 रुपये की। 75,000। फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020। तो आपको पूछ रहा है कि भाई इस डेट पे क्या कैपिटल है। ठीक है, इस डेट पे क्या कैपिटल है। एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर, और यहां से यहां तक प्रॉफिट या लॉस जो भी कमाया वो बता दो। ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल भर में तो प्रॉफिट या लॉस कमाएंगे, वो बता दो। तो बेटा ये सिचुएशन है, ये कैपिटल ओपनिंग कैपिटल, ये जो पूछ रहे हैं ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, तो बेटा आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं मैं कि आपको पूरे क्वेश्चन में एक चीज के बारे में नहीं बोला, और वो है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी बता दी, पूरे साल भर में लाइबिलिटीज पे नहीं की है। तो बेटा जो लाइबिलिटी है, क्लोजिंग लाइबिलिटी है, जो ओपनिंग में थी वो पे ही नहीं करे, तो क्लोजिंग में भी यही होगी। आ रही है बात समझ में। तो हमें क्लोजिंग का असेट और लाइबिलिटी पता, तो अब कैपिटल निकाली जा सकती है। ठीक है, तो कैपिटल का क्या होता है बेटा, कैपिटल का मतलब कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। सर ये क्या बात हुई। तो बेटा जब असेट प्लस लाइबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तो बेटा लाइबिलिटी को अगर हम इधर लेंगे तो असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल नहीं होगा, ये फॉर्मूला नहीं आएगा। आएगा ना, तो ज़्यादा मच नहीं करने का। तो बेटा हमें कैपिटल चाहिए, तो असेट कितनी है बेटा 75,000, और ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग कैपिटल। तो 75,000 माइनस लाइबिलिटी 12,500 रुपये। तो बेटा हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल आ रही है वो आ रही है 62,500। तो बेटा दो में से एक चीज़ तो हमने निकाल दी, ये पूछा था हमने निकाल दिया। अब इन्होंने दूसरी चीज़ पूछी है कि प्रॉफिट और लॉस कितना है, प्रॉफिट और लॉस हुआ वो कितना है। तो बेटा देखो मैंने आपको ये चीज़ दिखाई, यही काम करना है अब आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को आपको कंपेयर करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो बेटा होगा क्या,
क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है? क्लोजिंग कैपिटल तब निकलती है जब हम ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, ठीक है, और ड्राइंग को लेस करते हैं। इस क्वेश्चन में यही तो हुआ है, एडिशनल कैपिटल ड्राइंग हुई है, बस और कुछ नहीं है। और बेटा प्रॉफिट या लॉस में से कुछ तो हुआ है, तो अभी फिलहाल अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो प्लस में होगा, लॉस हुआ तो वो माइनस में आ जाएगा, ये तो हमें पता भी नहीं है। तब जाकर के बेटा हमारी क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल क्या हमने निकाल ही लिया है, 62,500। ओपनिंग कैपिटल हमें बता रखी है बेटा 25,000 रुपये। एडिशनल कैपिटल कितनी है बेटा? एडिशनल कैपिटल 12,500 रुपये ऐड कर दी। और बेटा ड्राइंग्स हमारी कितनी है? 7,500 रुपये, ठीक है, यहाँ पे भी लिखी है, आप देख सकते हो कहाँ गया, 12,000 रुपये एडिशनल, और ये रही। तो 7,500 रुपये माइनस कर दिए। और प्रॉफिट का पता नहीं, यही तो पूछ रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट है तो प्लस का अमाउंट होगा, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा, टेंशन मत लो। और जहां तक देख के लग रहा है भाई प्रॉफिट ही आने वाला है, तो बेटा ये 62,500 इज इक्वल टू, अब बेटा जब हम इसको 12,500 में से 7,500 माइनस करेंगे तो 5,000 आएगा। 5,000 पॉजिटिव, प्लस का होगा तो प्लस, इसमें 30,000 आ जाएगा ऐड होके, प्लस प्रॉफिट। तो बेटा प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट इज इक्वल टू 62,500 माइनस 30,000। तो बेटा ड्यूरिंग द ईयर हमारा प्रॉफिट आया 32,500 रुपये का। क्या आया? 32,500 रुपये का प्रॉफिट आया है। ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक, बढ़िया। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। भाई मैंने बोला ना, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, कंसेप्ट कराऊंगा, क्वेश्चन खत्म करके भेजूंगा, ताकि अब घर पे बैठ करके इसके अलावा आपको सीखने की जरूरत ना पड़े, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट है। पहला, ए हैड अ कैपिटल ऑफ ₹75,000। ए का बिजनेस होगा, उसकी 75,000 रुपीज कैपिटल है। 1 अप्रैल 2017 को, डेट पे ध्यान दो। ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू ₹15,000। उसके पास गुड्स भी हैं 15,000 रुपये के, विच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो उसने उधार खरीदे हैं। तो बेटा यहाँ पे ये गुड्स नहीं दिखाना चाह रहे थे, ये बताना चाहते थे कि लाइबिलिटी है हमारी ये। तो बेटा ये कैपिटल दे दी हमें और ये लाइबिलिटी बता दी 15,000 की। एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, बता रहे ना कि पेमेंट हुई नहीं है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल असेट, तो आपको टोटल असेट बतानी है। तो बेटा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, बात खत्म। तो ए का आंसर निकालते हैं। क्या बेटा कि टोटल असेट बता दो। टोटल असेट्स क्या है बेटा? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी बेटा 15,000 रुपये की है और कैपिटल हमारी 75,000। तो टोटल बेटा कितना आ गया? 90,000 का हमारी टोटल असेट आ गई। ए का तो आंसर निकाल दिया हमने। फिर बोल रहे आफ्टर अ पीरियड, यानी इसी ए पॉइंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी दोनों कनेक्टेड है। तो कह रहे हैं आफ्टर पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने बाद की बात है, ही केम टू नो, ए को पता चला कि भाई उसको लॉस हुए हैं। कितने बेटा? 1,700 रुपये के लॉस हुए हैं, ठीक है। ही विड्रू 800 और उसने 800 रुपये निकाले हैं फॉर पर्सनल यूज। फाइंड आउट द कैपिटल एंड असेट ऑफ द बिजनेस। तो आपको क्या बताना बेटा? कैपिटल बतानी है और असेट बतानी है। तो बेटा ये तो ओपनिंग की हो गई, ओपनिंग की कैपिटल थी, ओपनिंग की लायबिलिटी थी, और बेटा ओपनिंग की कैपिटल, ओपनिंग की लायबिलिटी से ओपनिंग की ही असेट निकल सकती है और कुछ निकल नहीं सकता, हमेशा ध्यान रखना। तो अब क्या कर रहे हैं बेटा हम? अब ये टाइम पीरियड में हम आगे चले गए, यानी जो 1 अप्रैल यानी ओपनिंग की सारी चीज़ें थी ना, अब बेटा वो आगे जा करके हमें 1,700 रुपये का लॉस भी हुआ है, 800 रुपये हमने निकाले भी हैं। तो अब ये बेटा इस टाइम पीरियड के बाद की बात पूछ रहे हैं, यहाँ की बात पूछ रहे हैं, जो भी टाइम पीरियड है, क्योंकि इन्होंने ईयर एंड नहीं बोला है, लेकिन इसके बाद की ही बात पूछ रहे हैं। ओके, 1 महीने की बात। तो इन्होंने पूछा कैपिटल बता दो। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी? 75,000 है। ओपनिंग कैपिटल हमारी 75,000 है। तो उसमें से बेटा जो हमारा लॉस है वो माइनस होगा, और जो आपको आपने ड्राइंग करी वो माइनस होगी, ठीक है। तो आपकी जो कैपिटल आ रही है, बेसिकली क्लोजिंग कैपिटल बोल दूं मैं फिलहाल, तो उसमें बेटा आपकी ओपनिंग कैपिटल
माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग्स। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल क्या 75,000 माइनस 1700 का लॉस माइनस 800 की ड्रॉइंग्स। तो 2500 माइनस होगा तो बेटा क्या आएगा 72,500 72,500 आएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली बेटा। अब बेटा क्वेश्चन में फिर से वही हरकत करी है कि लाइबिलिटी 15,000 थी और पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया, तो यही लाइबिलिटी हम अज्यूम करेंगे कि आपके क्लोजिंग में भी होगी और आप इसी से असेट निकालोगे। ठीक है, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल पता चल चुकी है, तो क्लोजिंग असेट निकालते हैं। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी, ऐसे लिखने में मजा तो नहीं आता लेकिन लिख लेते हैं ताकि आपके ध्यान में रहे। तो क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाली हमने 72,500 और बेटा 15,000 रुपये की लाइबिलिटी शुरू से थी अब तक है, तो क्या आ रहा है बेटा 87,500 क्या आ रहा है बेटा 87,500। इस तरह से बेटा क्वेश्चंस होते हैं। ये वाले क्वेश्चन कंपैरेटिवली मतलब आसान, तो जो टेबल वाले थे वो भी थे लेकिन उसमें रायता फैल जाता है, जीरो पे जीरो न्यू इक्वेशन यहाँ पे आराम से करते हुए चले जाओ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, अकाउंटिंग इक्वेशन की एक एक चीज़ समझ में आ गई। कोई दिक्कत परेशानी तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना तो बनता है भाई, इतनी मेहनत करिए आप लोगों के लिए, सारे टीचर मेहनत करते हैं तो उनके एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करते हो, उनको सपोर्ट करते हो, लाइक जरूर करें और शेयर करें इस वीडियो को हर बच्चे के साथ, कंप्लीट वन शॉट विद प्रैक्टिस। और सब्सक्राइब करें इस चैनल को क्योंकि बहुत सारी तैयारी आपका वेट कर रही है, आपके एग्जाम मिड टर्म आने वाले हैं और आप लोगों के लिए हम भी बहुत कुछ लाने वाले हैं। और भी वन शॉट आएंगे और भी प्रैक्टिस सेशन आएंगे, कुछ अगर आपको स्पेसिफिकली आपकी रिक्वेस्ट है तो ज़रूर वो लिखिए, तो हम शायद उस चीज़ पे भी काम करें और आपको वो सेशन वो वीडियो ज़रूर मिलेंगी। तो सब्सक्राइब तो कर लेना भाई क्योंकि बहुत काम का चैनल होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।